So hello my dear students, welcome back to the Meritorious YouTube चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 12th में गए हैं और फिज़िक्स की प्रिपरेशन को लेकर डाउटफुल हैं, परेशान हैं, या आपको गाइडेंस चाहिए कि फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन हमें किस तरह से एमपी बोर्ड के लिए करना चाहिए, है ना। हम एमपी बोर्ड की बात करेंगे यहाँ पर कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स अचीव हो, एमपी बोर्ड के लिए करना चाहिए। ओके, तो पूरी के पूरी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा आपको। आप लोगों के लिए फुल सॉलिड स्ट्रेटजी में लेकर आया हूँ। इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो एमपी बोर्ड में आप 70 में से लगभग 65 प्लस मार्क्स तो लेकर आएंगे ही आएंगे। बट ये है कि आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। फुल 70 भी आते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मैं 5 मार्क्स का मार्जिन रखता हूँ, चलो, है ना। 95% आप बना सकते हो फिज़िक्स के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि आप लोगों के 12th फिज़िक्स के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो मेनली जो 12th फिज़िक्स जो है आप लोगों का, वो 4 ब्रांचेस हैं उसके अंदर, मतलब 4 चीज़ों से 4 मेन बड़े टॉपिक्स कह सकते हैं। उससे कंसिस्ट है, पहला है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज़्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिज़िक्स। आ गई बात समझ में। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज़्म, अच्छा चैप्टर इसमें बहुत से हैं। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत चैप्टर आएंगे, मैग्नेटिज़्म में बहुत से चैप्टर आएंगे, ऑप्टिक्स में लगभग रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत से छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर 3-4 छोटे चैप्टर्स हैं। लेकिन ये मेन खाका मैंने आप लोगों को बताया है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये 12th का फिज़िक्स है। इसमें ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि आप लोगों को क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के 2 टाइप्स में मैंने टॉपिक्स को डिवाइड किया है। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि डेरिवेटिव टॉपिक्स होते हैं, जो कि बायो वाले अगर स्टूडेंट्स हैं तो बायो वाले स्टूडेंट्स इन तरह के टॉपिक्स से दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स होता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर, तो थोड़ी प्रॉब्लम बायो स्टूडेंट्स को आती ही आती है। ये ऐसी सच्चाई है जिसको छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये चीज़ रख दी है। तो डेरिवेटिव टॉपिक्स और जो इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स होते हैं उनको मैंने अलग अलग किया है। सबसे पहले ऐसे टॉपिक जो ज़्यादा डेरिवेशन की तरफ जो है अपने को ज़्यादा डेरिवेशंस उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, वो है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट यानी 3rd यूनिट, EMISC 4th यूनिट, और ये 6th यूनिट होती है रे ऑप्टिक्स। इसमें से मैं आप लोगों को बता दूँ, रे ऑप्टिक्स को आप छोड़ दो अगर, और EMISC को भी छोड़ दो, तो इनमें 3 चैप्टर के अंदर बायो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती ही आती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप चाहें तो पहले इन चैप्टर्स को छोड़कर दूसरे जो इन्फॉर्मेटिव टाइप चैप्टर्स होते हैं उनकी तैयारी कर सकते हो। हालांकि ये नीचे के 2 टॉपिक्स जो हैं ये भी इन्फॉर्मेटिव नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन इसमें उस लेवल का डेरिवेशन, उस लेवल की मैथमेटिक्स फिज़िक्स के लिए जो रिक्वायर्ड है, जो 11th में सिखाई जाती है, उस लेवल की नहीं लगती है जितनी कि इन 3 चैप्टर्स या 3 यूनिट के अंदर लगती है। तो इसलिए आप चाहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर बायो के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, इन चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इन चैप्टर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सिंपल्स हैं, सिंपल इन द सेंस के इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप लोगों की आदत जैसे कि बायो स्टूडेंट्स की होती है किसी चीज़ को मेमोराइज़ करने की, किसी चीज़ को याद रखने की, तो इसमें आप लोगों को मेमोराइज़ करने के टॉपिक्स ज़्यादा मिलेंगे रादर देन आप लोगों को डेरिवेटिव या कैलकुलेटिव टॉपिक्स मिलें। कैलकुलेटिव टॉपिक्स बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को कैलकुलेटिव टॉपिक्स भी मिलेंगे इसके अंदर, लेकिन जो आप लोगों का इन 3 यूनिट्स के अंदर लेवल मिलेगा आप लोगों को डेरिवेटिव टॉपिक्स का, हो सकता है आप लोग जो है इससे
ये 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगे कि यार फिज़िक्स को कैसे कवर किया जाएगा, तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर बायो के स्टूडेंट हो तो आप क्या करो, बांट लो, मतलब आप बैलेंस में चलो। आप लोग जो है जैसे शुरू में जब हम 12th स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जो है क्या रहता है, एक एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है, जोश में पढ़ता है बच्चा। हर साल की कहानी है ये कोई नई बात नहीं है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली यूनिट कर लीजिए। शुरू में आप लोगों को समझ में आने लगेगी, आप फुल एनर्जी के साथ में करने की कोशिश करोगे उसको, ठीक है। उसके बाद आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पर मत जाओ, उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आ जाओ। इसके कुछ टॉपिक्स पढ़ना शुरू करो, ये इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं। ये एक टॉपिक या 2 टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद वापस करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाओ आप। तो इस तरह से बायो वाले स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को बिल्कुल जो सीक्वेंस है अपना एनसीईआरटी का या कोई भी अपन किताब लेंगे उनका सीक्वेंस आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अब कुछ और बातें मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि बच्चे कहते हैं कि क्या हमें सिर्फ एनसीईआरटी कर लेना चाहिए। तो मैथमेटिक्स के अंदर जैसा कि मैंने बताया एनसीईआरटी आप लोगों के लिए काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी आप लोगों के लिए इनफ नहीं रहेगी। वाई दैट इज़ नॉट इनफ? बिकॉज इसमें बिल्कुल काम की चीज़ें दी जाती है आप लोगों को, है ना, मतलब काम के टॉपिक्स दिए जाते हैं और शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की जाती है। डिस्क्रिप्टिव वे में आप लोगों को एनसीईआरटी में समझाने की कोशिश नहीं की जाती है, तो इसलिए हो सकता है आपको बहुत प्रॉब्लम आए, समझ ही ना आए। फिज़िक्स की एनसीईआरटी तो ऐसी है कि उसमें स्टूडेंट अगर खुद से पढ़ना चाहेगा उसको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। हालांकि खुद से तो आपको कोई सी भी किताब नहीं पढ़ना चाहिए, रादर देन आप लोगों की सेल्फ स्टडी की आदत शुरू से नहीं थी। अगर सेल्फ स्टडी की शुरू से आदत थी तो अच्छी बात है, लेकिन इसके बिलमुकाबिल आपको अगर सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है तो आप कोई भी किताब विदाउट एनी गाइडेंस पढ़ना शुरू मत करो। शुरू में तो आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, फिर बाद में आप लोग फ्रस्ट्रेट होकर उसको दूर रखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए लेक्चर्स देखो। अब क्वेश्चन यहाँ आएगा कि भाई एमपी बोर्ड के हमें लेक्चर्स कहाँ पर मिलेंगे? ओके, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोग सीबीएसई के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। जो भी अच्छा फिज़िक्स आप लोगों को लगता है उसमें वो टॉपिक्स पढ़िए जो आप लोगों के काम के टॉपिक्स हैं। ओके, हो सका तो हम जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए तो मैं एक नया चैनल शुरू कर ही रहा हूँ जिसमें एमपी बोर्ड केमिस्ट्री पर फोकस करेंगे हम। हो सका उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा तो आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स भी स्टार्ट हो जाएगा और बायो भी मैथमेटिक्स भी स्टार्ट हो सकता है। बायो तो मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहाँ पर मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि कौन से टॉपिक के अंदर कैलकुलेशन आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा, कौन से टॉपिक के अंदर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। आगे चलते हम। आप लोगों को पता होना चाहिए आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी टॉपिक को आप लोगों को प्रिपेयर करना, उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स को। मान लो आप एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आप जो है पूरा डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं फिज़िक्स को। आप सोच रहे हैं कि मैं तो इसमें पीएचडी ही कर लूँगा, अब तो फिज़िक्स में जो है घोलकर ही पी जाऊँगा या कोई भी सब्जेक्ट। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। हम यहाँ पर अभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि उसके अंदर पीएचडी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में। तो आप लोगों को पता लगाना होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, आप लोगों को जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के टॉपिक्स है वो एक्स्ट्रा पढ़ने ही पड़ेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर एमपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, और अगर आप एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना पड़ेगी। एमपी बोर्ड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमपी बोर्ड से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उसका सिलेबस आपको एमपी बोर्ड की साइट पे मिल जाएगा, या फिर नवबोध जो किताब आती है या कोई भी रेफरेंस बुक आप लोगे उसमें हर चैप्टर के शुरू में जो है सिलेबस क्या होता है एमपी बोर्ड का, सिलेबस करके आप लोगों को सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो वो सिलेबस को ही ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पढ़ना है। जितनी भी रेफरेंस किताबें होती हैं उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत होती हैं,
उन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हमें पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अभी हम एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल समझ लेना इस बात को, एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम। स्कूल से जो होमवर्क मिलेगा आपको वर्सेस आपकी सेल्फ स्टडी, इन दोनों में आप लोगों को अंतर समझना पड़ेगा। स्कूल से अगर आपको इस तरह का होमवर्क मिलता है कि आप लोगों को सिर्फ कॉपी को सजाना है, या फिर स्कूल में जो कराया गया उसके अच्छे बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाना है सुंदर एकदम, तो आप लोग स्कूल के होमवर्क को यहाँ पर इग्नोर कीजिए। कन्नी काटने वाली बात होती ना, वो कीजिए, ठीक है। आप लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। स्कूल में ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। स्कूल में जो वर्क दिया जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है उसका सबूत इकट्ठा करने के लिए वर्क दिया जाता है। समझ में आ गई बात कि भाई हमने ये पढ़ा। ईयर एंड में जब आपका सिलेबस हो जाए तो अगर जैसे वहाँ पर मैनेजमेंट किसी टीचर से पूछे क्या पढ़ाया, तो किसी बच्चे की कॉपी ले जाकर आप लोगों के जो टीचर हैं वो बता देंगे कि ये पढ़ाया है और इतने अच्छे से देखो बच्चों ने नोट्स बच्चों ने बनाए हैं। लेकिन क्या हो जाएगा, अरे टीचर ने कितना अच्छा पढ़ाया है ना। इससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नोट्स आप लोगों को वेल मैनर्ड अच्छे ही बनाना है। लेकिन अगर आप लोगों को देखना होगा, पता लगाना होगा कि आप लोग जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूल से जो वर्क मिल रहा है आपको, क्या वो वर्क मेरे लिए बोर्ड में खुद को पता लगाना होगा, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए या बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोगों को वो वर्क इग्नोर करके अपनी सेल्फ स्टडी, अपने अच्छे नोट्स और अपनी फ़िज़िक्स की प्रैक्टिस के लिए वक्त देना पड़ेगा। इस बात को आप लोगों को समझना और इसको आपको ही मैनेज करना है। मैं आप लोगों को तरीके नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्या आप इस तरह से मैनेज कर लो यार स्कूल वालों, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैं भी एक स्कूल में टीचर हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी होती है कि स्टूडेंट्स को जो है कॉपी सजाने के लिए वर्क दिया जाए, है ना। मैं भी करता हूँ, मैं अपनी जगह पर मैं ये काम करता हूँ। लेकिन आप एज अ स्टूडेंट आप लोगों को ये चीज़ समझकर चलना पड़ेगी कि मैं यहाँ पर बोर्ड को टारगेट रखकर तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे को वर्क किस तरह का, अगर हाँ होमवर्क बहुत अच्छा दिया जा रहा है स्कूल की तरफ से, प्रैक्टिस करने के लिए दी जा रही है आपको, या फिर टीचर आप लोगों को बोल रहे हैं कि ये जो है डेरिवेशन बहुत अच्छे से करके लेकर आ जाना, ओके, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को स्कूल के होमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा। वरना अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ आप लोगों को कॉपी सजाने के लिए दी जा रही है, तो आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है या कॉपी सजानी है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर एक पेज फंसा हुआ है। यहाँ पर एक बात समझ लेना कि 30% मार्क्स आप लोगों के इंटरनल है, यानी स्कूल वालों के हाथ में है। 30% मार्क्स किसके हाथ में है भैया? स्कूल वालों के हाथ में। 70 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा, उसमें से जितने भी ले आओ, 30 में से स्कूल वाले देंगे, तो उनसे भी रिलेशन बना के आप लोगों को रखना है। तो ये मैनेजमेंट फुली आपको करना है, किस तरह से करते हो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। ओके, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दी कि इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है, तो इस तरह से आप लोगों को काम करना होगा। आगे अगर हम चलें तो जैसे कि मैंने बता ही दिया, वही टॉपिक जो आपके सब्जेक्ट से या आपके एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड है उन्हीं को हमें फोकस करना है, बेवजह के टॉपिक नहीं पढ़ना है। एक सवाल यहाँ पर बच्चों का ये भी आ सकता है कि क्या जो पिछले साल 2021 में 20-21 वाले सेशन में जो डिलीट टॉपिक हो गए थे उनको भी छोड़ना है क्या? नहीं, उनको नहीं छोड़ना है। आप अभी फुली प्रिपेयर करो। इस बार 1% चांस भी नहीं है कि आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस होगा, ओके। और अगर हुआ भी तो पिछली बार जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए आप अभी फुल प्रिपरेशन करो। सिलेबस रिडक्शन का अभी ना तो कोई चर्चा है और ना ही होने वाला है, क्योंकि पिछली बार यार पहली बार था ये सब चीज़ें कि यार लॉकडाउन है, स्कूल नहीं खुले हुए हैं सब। इस बार सब यूज टू हो चुके हैं, है ना। तो इस बार जो है आप लोगों को फुली प्रिपरेशन करनी है। जो आपके सिलेबस में पिछली बार के सिलेबस से पहले जो था, या फिर जो नॉर्मली एमपी बोर्ड ने घोषित कर दिया कि भाई ये सिलेबस में है, वो आप लोगों को करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है।
पिछले 10 साल के चैप्टर वाइज जो यूनिट वाइज क्वेश्चंस होते हैं उनको लगाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चैप्टर, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आपको इसके पिछले 10 ईयर में आए हुए क्वेश्चंस घोल कर पी जाना है। ये समझ लो आप, अगर ये 10 ईयर के क्वेश्चन अगर हाथों हाथ आप घोल कर पी जाते हो तो ये समझ लो कि आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो गई। अब आपको कुछ और चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने इस चैनल पर पिछले 10 साल के चैप्टर वाइज फिज़िक्स के क्वेश्चंस डाल दिए हैं। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देखो और उसमें क्या क्या है वो सब आप जो है उसके नोट्स बना सकते हो, या फिर उसका PDF भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है, तो आप वहाँ पर PDF भी डाउनलोड करके उसके थ्रू पढ़ाई शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट भाई, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं MP बोर्ड के अंदर। उस ऑब्जेक्टिव को कैसे भाई प्रिपेयर करें हम? सब्जेक्टिव के लिए तो आपने 10 साल के बोल दिए हैं पेपर, उनको सॉल्व करना है। उसके अलावा जो है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स की कैसे करें? तो ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है अपने को। जितने भी A to Z फार्मूलाज हैं उसकी आप एक अलग कॉपी बना लो। जितने भी फार्मूलाज हैं उनकी एक अलग कॉपी बना लो, क्योंकि फार्मूलाज बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑब्जेक्टिव्स में आप लोगों को पूछे जाते हैं, खासतौर से फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की बात करें हम तो इसलिए आप एक अलग कॉपी बना लो। जो भी चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, जो फार्मूलाज उसके अंदर आते जा रहे हैं, जो वैल्यूज़ आती जा रही है, वो वैल्यूज़ अलग से लिख लो और उसको डेली या जब भी वक्त मिले या फिर पढ़ने का मन ना करे, उस फॉर्मूला को देखते रहो। आपकी ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन होती जाएगी। उसके अलावा जो आप लोगों की रेफरेंस जिससे भी पढ़ रहे हो, आप चाहे आप शिवलाल से पढ़ रहे हो, चाहे आप जो है आपका नवबोध से पढ़ रहे हो, कोई सी भी रेफरेंस से आप पढ़ रहे हो, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को चैप्टर ख़त्म होने के बाद में पढ़ लेना है, पढ़कर रट लेना है। समझ में आ गई बात? ये ऑब्जेक्टिव आपकी ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। और अनदर मैं यहाँ पर यही बात बोलूँगा कि लास्ट 10 ईयर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप लोगों को निकाल कर देखना ज़रूरी है, उनको भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है। 100% ये 3 बातें कर लोगे आप। फार्मूलाज की अलग कॉपी, फार्मूला लिख रहे हैं 10 साल के, और शिवलाल या नवबोध या कोई भी रेफरेंस होगी उसके ऑब्जेक्टिव्स अगर आप कर लोगे तो 100% आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? और बाकी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से भी कुछ बन के आ जाते हैं तो वो तो उस टाइम पे हम समझ ही लेंगे एग्ज़ाम के टाइम। ओके, आप लोगों का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई 30 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक। हम यही मान के चलेंगे अभी कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो मार्च में है, मार्च फर्स्ट वीक, ठीक है। मार्च के पहले हफ्ते में ही आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन है, ये चीज़ मान के आप भी चलना, मैं भी चलूँगा। और उसी तरह से आप लोगों को उसके 2.5 महीने पहले या मोस्ट टू मोस्ट 2 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होगा तो ही आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे। यहाँ तक आप लोगों का सिलेबस जाना चाहिए। 15 दिसंबर के आगे तक आप लोगों का सिलेबस ना जाए, इस बात की पूरी कोशिश करना है अपने को। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या करना है भैया? उसके बाद 3 से 4 बार रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करना है उस वक्त जब वीडियोस आएगी तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। रिवीजन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, रिवीजन आपको पिछले 10 साल के पेपर्स का, रिवीजन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का करना है। फुल रिवीजन आप लोगों को नहीं करना है। 3 बार रिवीजन तो कम से कम एग्ज़ाम से पहले हमारा हो जाना चाहिए। 4 बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। टोटली 5 बार मतलब अपना जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 बार फुल और 4 बार रिवीजन। 5 बार अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप लोगों को एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। इस बात को समझ लेना, याद रख लो, एक भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। हर क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा भैया? फैमिलियर हो जाएगा। और यही चाहता है स्टूडेंट कि मेरे लिए एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन देखूं मुझे ऐसा लगे ये क्वेश्चन तो मेरे लिए फैमिलियर है, इसका आंसर तो मेरे दिमाग में है, अभी मेरे को कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अब जब एग्ज़ाम में इस तरह के आंसर हमारे दिमाग में रहेंगे कि कोई दिमाग लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो आप सोचो कितने अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाओगे आप। और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओगे तो आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे, है ना। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये सब
बातें मैंने आप लोगों को बताई है, बिल्कुल कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, मैंने सिर्फ टॉपिक लिख रखे थे। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी या जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।